गुड मॉर्निंग। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। हम ज्योग्राफी देख रहे थे और इसका हम जो 6 चैप्टर नंबर देख रहे हैं। 6 चैप्टर नंबर में हमने कुछ आकृति देख ली हैं कि वो पहाड़ किसे कहेंगे, पठार किसे कहेंगे, या नदी क्या होती है, सहायक नदी क्या होती है, वितरिकाएँ क्या होंगी, झील क्या होता है, मैदान क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, द्वीप क्या होता है। मतलब ये जो इतने भी यहाँ पे पिक्चर में जो दिया हुआ है वो हमने सब समझ लिया है कि पर्वत किसे कहते हैं और पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसने यहाँ पे इससे आगे का अब हम देखते हैं। इसने ये कहा है पृथ्वी के अंदर लगातार कुछ गति हो रही है। ठीक, इन आंतरिक, अंदर मतलब आंतरिक, अंदर होने वाली गतियों के कारण कभी होता है बहुत सारा कि बहुत सारे जो स्थान है पृथ्वी पर वो कुछ नीचे चले जाते हैं, कुछ ऊपर उठ जाते हैं, कुछ नीचे धंस जाएंगे, कुछ ऊपर चले जाएंगे। एक तो ये होता है। एक देखिए, जब हमने ये देखा कि कोई पर्वत बना, ऐसे बन के कोई पर्वत बन गया हमारा, ये पर्वत श्रृंखला बन गई, तो भाई ये चीज़ तो आपने सुनी होगी ना कि अगर कोई चीज़ बनी है तो कभी ना कभी उसको ख़त्म होना है, और ख़त्म होने के पीछे कोई ना कोई कारण भी होता है। तो वो दुनिया की कोई चीज़ हो जो आपको दिखती है, वो कोई भी ऐसी चीज़ हो, ख़त्म तो उसको होना ही है। तो अब आप देखिए, जो ये है हमारा क्या बोलते हैं इसको, जो पर्वत हैं या पहाड़ हैं या पठार हैं या मैदान है या जो भी चीज़ें हैं इस तरह की जो नेचर ने बनाई हैं, उनको कभी ना कभी तो उनका ये रूप परिवर्तित होगा और कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि उनको ख़त्म होना पड़ेगा। ठीक, अब उनमें इन्हीं में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाएगा? बाह्य प्रक्रिया के द्वारा, मतलब ऊपर ही तो हो रहा है, जो हो रहा है पृथ्वी के अंदर थोड़ी है, ऊपर की बात कर रही हूँ मैं। लगातार टूटने की क्रिया और ये सब चीज़ें, इसकी वजह से ऐसा होता रहता है। देखिए दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक को हम कहते हैं अपक्षय। मैं कल उसका हिंदी भूल गई थी इसीलिए मैंने आपको वो बताया नहीं था। अपक्षय, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेदरिंग। वेदरिंग, अपक्षय आप लोग याद रखिए। अपक्षय का मतलब है, मान लो ये कोई पर्वत था, मान लो, देखिए स्लोप इसका मैं दोबारा बनाती हूँ, पर्वत भी नहीं बन रहा मुझसे, तो क्या होगा मेरा। चलिए ये मैंने एक पर्वत बनाया, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो कोई हवा चली या कोई नदी इससे मान लो होके बहती है। आप नदी से सुनिए या हवा से सुनिए। अब क्या होगा कि इसमें नदी इसको कुछ घिस के ले जाएगी अपने साथ में, ले जाएगी कि नहीं? नदी अपने साथ इसको घिस के ले जाएगी। जैसे पानी जाएगा, बर्फ़, मान लो बर्फ़ बह रही है यहाँ से, हिमानी बह रही है, कोई हिमनद बह रहा है, तो क्या करेगा, इसको यहाँ से घिसेगी। और मान लो अगर उसने इसके जो घिस के लेके गई उसको यहीं छोड़ दिया, इसी के पास में ही, मान लो इसने यहाँ से कुछ घिसाई करी इसकी और उसको ले जाकर उसने यहाँ छोड़ दिया इसी के पास में, तो ये कहलाया अपक्षय। ठीक, और मान लो कोई ये पहाड़ है और इस पे से कुछ टूट फूट हुई और उस टूट फूट को जो या तो नदी या तो हवा या तो हिमानी उसे एक जगह इसके पास से उठा के कहीं दूसरी जगह ले जाए और वहाँ ले जाके गिर दे इसको, वहाँ गिरा उसने, तो इसको कहा गया अपर्दन। क्या कहा गया? अपर्दन। अपक्षय मतलब कि अगर वो किसी भी तरीके से टूटा, पानी से टूटा, हवा से टूटा, हिमानी से टूटा, किसी चीज़ से भी वो घिसाई हुई है उसमें, वो उसका दिक्कत हुई है उसमें, उसके सरफेस में, और उसको ले जाके उसने वहीं इकट्ठा कर दिया उसके पास में, तो वो हो गया हमारा अपक्षय। और अगर उसके पास में ना इकट्ठा करके उससे दूर ले जाके कहीं डिपॉजिट कर दिया, डाल दिया, तो वो होता है हमारा क्या? अपर्दन। समझ में आया? अपक्षय और अपर्दन। अपर्दन को कहते हैं इरोजन। जैसे अब मिट्टी का कटाव, उसे सॉइल इरोजन कहा जाता है, इसीलिए कि एक जगह से मिट्टी काटी और दूसरी जगह ले जाके इकट्ठी कर दी। ये दो वर्ड थे, आपको समझने चाहिए। अब देखिए ये हो गया। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाएगी,
ऑब्वियसली नीचे हो जाएगी। भाई मान लो इसे घिसेगी वो, तो ये कटता चला जाएगा ना, ऐसे कटता चला जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा, अगर ये लगातार प्रक्रिया होती रहेगी तो ये पहाड़ ख़त्म भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है ना, देखिए ऐसे होता चला जाएगा ये, ऐसे कुछ दिन बाद फिर और आगे जाएगा, तो और आगे और आगे और आगे होते 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 ये एक दिन पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, मैं क्या कहना समझ में आई होगी। अभी देखिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस नीचे हो रहा है क्योंकि काम हो रहा है यहाँ पे, तो आप थोड़ा सा इसको टॉलरेट करिएगा, कोई बात नहीं, इग्नोर करिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इशू हो रहा है, काम चल रहा है लिफ्ट का। अब देखिए यहाँ तक हो गया ये। अब आप इसको देखेंगे तो ऐसे ही तो चीज़ें बनी होंगी सारी। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल से हो सकती हैं, या तो वायु से हो सकती हैं, या तो बर्फ़ से हो सकती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अपर्दन और अपक्षय की क्रिया। निक्षेपण का मतलब होता है डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब मान लो ये कोई यहाँ बहुत बड़ा रेत का कोई टीला है, हवा ने इसको यहाँ से तो उड़ा लिया और ले जाके इसको यहाँ गिर दिया। तो जहाँ गिरा वही वो वाली गिरने वाली जो प्रक्रिया होती है, एक जगह इकट्ठा करने वाली, एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाने वाली क्रिया जो होती है वो होती है निक्षेपण, निक्षेप कर देना, एक जगह गिर देना, ठीक है। उसकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर पर्वत, पठार और मैदान में, देखिए पर्वत का जो ढाल होगा बहुत ज़्यादा होता है, पठार का इससे कुछ कम होगा क्योंकि स्लोप थोड़ा नीचा, ये नीचा होता है और इसका ढाल बहुत ज़्यादा नहीं होता। और मैदान का तो बिल्कुल जाके एकदम ख़त्म हो जाएगा, और होगा भी तो बिल्कुल माइनर होगा एकदम। मैदान तो प्लेन वाला होता है। तो वो यही बात इसने यहाँ पे आपको बताने की, समझाने की कोशिश की है, ठीक है, इस वाले पैराग्राफ में। अब यहाँ देखिए आगे क्या कहा है इसने। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी बर्फ़ किसका क्या बनता है, उनसे नदी बन जाती है, जिन्हें यानी कि बर्फ़ की जो नदियाँ हैं ना उन्हें हिमानी कहा जाता है। आप ऐसा मान लीजिए, जैसा आपने देखा होगा नदी में, आपने तो पानी बहते हुए देखा है ना, अगर पानी की जगह बर्फ़ बह रही हो किसी नदी में तो उसे को हिमानी कह देंगे हम, ठीक है। ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं। ऐसा नहीं है कि समुद्र का जो सरफेस है, मान लो ये समुद्र है, ये मान लो समुद्र है, तो आप ऐसा मत मान के चलिए कि यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ बहुत कुछ होता है। जितनी चीज़ें ऊपर होती हैं उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के नीचे होती हैं, यानी कि पानी में भी उससे ज़्यादा तरह की आकृति आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको पर्वत भी मिल सकते हैं, यहाँ पे आपको ट्रेंच भी मिलती हैं, ये देखा जा चुका है और मिली हैं, ठीक है। जो भारत के भीतर हैं, जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। भैया जहाँ पे यहाँ मान लो कोई रहेगा तो कैसे रह सकता है, क्योंकि यहाँ तो बर्फ़ जमी रहेगी, वो तो ऐसे ही मर जाना है उसने। और दूसरी बात ये कि यहाँ घर वो कैसे बनाएगा, खेती के लिए कोई अवेलेबल ज़मीन नहीं होगी, कहाँ रुकेगा, और बर्फ़ जमी रहेगी तो ऑलरेडी इतना ठंडा रहेगा तो मुश्किल होता है ना। वही बात इसने यहाँ बताई है। एक ये सिंगल पर्वत है, और अगर कैसे ऐसे लगातार बहुत सारे पर्वत हो जाएं तो उसी को श्रृंखला कह देते हैं, पर्वत श्रृंखला। यही बात इसने यहाँ बताई है। अब देखिए समांतर श्रेणियों में जो सैकड़ों किलोमीटर हिमालय, आल्प्स, एंडीज़, एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाओं के विभिन्नता के बारे में आपको जानना था, इसको आप छोड़िए, इसको मैं आपको समझा दूंगी। पर्वत कैसे 3 प्रकार के होते हैं। वलित पर्वत, पर्वतों के टाइप हैं ये। वलित पर्वत मतलब फोल्ड माउंटेन, अभी समझाऊंगी कैसे होते हैं। बृहस्पति पर्वत, और एक होता है ज्वालामुखी पर्वत। सबसे पहले सबसे आसान वाला सीखे, ज्वालामुखी पर्वत। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत अंदर बहुत सारे ऐसे हैवी मेटल हैं, और यानी कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, और ये वाला जो एरिया है इसका ये सेमी मोल्टन है, प्लास्टिक की तरह है। अब जो नीचे है पदार्थ
उसमें कुछ ना कुछ हलन चलन हो रही है, और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना गया है, रिसर्च के तहत ये बताया गया है कि यहाँ जो है ना रेडियो एक्टिव प्रक्रिया हो रही है। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है वैसे पदार्थ जिनसे लगातार, जिनमें कुछ ना कुछ होता रहता है, चेंज होता रहता है, रासायनिक परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। तो होगा क्या, एक टाइम के बाद में आके ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे इनकी जो गैसेस हैं और प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, तो ये क्या करेगा, बाहर निकालते हैं ना, जब हमें बहुत गुस्सा आता है हम झेल जाते हैं, फिर दोबारा हमें आ रहा है किसी बात पर, हम फिर से झेल रहे हैं, बार बार ये हो रहा है, लेकिन हम करते जाते हैं। एक टाइम ऐसा होता है बहुत तेज़ गुस्सा होता है और फट जाते हैं हम, फिर मतलब ऐसे जैसे एकदम बस अब ख़त्म ही कर देंगे इसको, ऐसी वाली सिचुएशन आती है ना। सेम नेचर के साथ भी होता है। देखिए भाई साहब, जो बाहर जो अंदर होता है हमारे शरीर में जो हो रहा है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो प्रकृति में सारी चीज़ें वैसे ही हो रही हैं ना। इसीलिए ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि सेम वैसे ही फिनोमिनन हमें देखने को मिलते हैं। ज्योग्राफी में नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट में उठा के देखिए, आपको बहुत सारी सिमिलर चीज़ें आपको वहाँ दिखनी शुरू हो जाएंगी, अगर आप उसको इंटरेस्ट के साथ में पढ़ते हैं तो। अच्छा चलिए छोड़िए, अब होगा क्या है कि ये जो है ना, इसको जो अंदर का कुछ डस्ट होगी, कुछ गैस होगी, कुछ जो ये गर्म पदार्थ जो होता है पिघला हुआ, उसको कहा जाता है मैग्मा। जो अंदर रहता है उसको कहते हैं मैग्मा, और जब ये बाहर आ जाता है यही मैग्मा, तो इसको लावा कहा जाता है ना। अब होगा क्या, जब ये फटेगा तो जहाँ से पृथ्वी की सतह हल्की होगी, जो थोड़े कमज़ोर दिल वाले लोग होते हैं उन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ऐसा कहा जाता है, और जो थोड़े स्ट्रांग होते हैं उन्हें गुस्सा कम आता है। ये सेम पृथ्वी में भी होता है। मान लो ये परत यहाँ पे बहुत कमज़ोर परत थी, तो जैसे ही प्रेशर मारा उसने अंदर से, मैग्मा ने प्रेशर मारा, तो ये क्या होगा, यहीं से ये टूट के बाहर निकल जाएगा। अरे निकलेगा तो ऐसे इकट्ठा होता रहेगा, ऐसे इकट्ठा होता रहेगा, और देखते ही कुछ टाइम बाद ये जो हमारा क्या बन जाएगा, एक पर्वत का सा रूप ले लेगा। दिख रहा है आपको ये? इसी को कहा जाएगा ज्वालामुखी पर्वत। समझ में आई बात? यानी कि ज्वालामुखी के द्वारा जो पर्वत बना उसी को कहा गया ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है जी। अब देखिए, एक यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज, एक वो दे रखा था फिगर बच्ची का, ये वाला, ये देखिए, ये है एक फिगर। ज्वालामुखी पर्वत ख़त्म हो गया, अब हमारे वलित पर्वत को समझने पे। ये इस बच्ची ने बहुत सारे पेपर इकट्ठे कर रखे हैं, पेपर थे, और इनको इसने दोनों तरफ से प्रेस किया, इधर से भी प्रेस किया और इधर से भी प्रेस किया, तो जो बीच वाला था वो ऐसे उठ गया हिस्सा। समझ में आई बात? यानी कि जब दोनों तरफ से किसी चीज़ पे दबाव पड़ रहा है तो वो ऊपर ही तो उठ जाएगी, होएगा ऐसा। तो ये हमारा यही हो गया इस प्रक्रिया, यानी कि दबाव बल के कारण जो पर्वत का निर्माण होता है, जिस पर्वत का, उसी को कहा जाता है क्या, वलित पर्वत। ठीक। मान लो ये दो प्लेट हैं, यानी जैसे ये पृथ्वी है हमारी, तो ये बहुत सारी प्लेट्स में टूटी हुई है, ऐसे अलग अलग बहुत सारी प्लेट हैं इसकी, ऐसे टूटी है, और यहाँ पे एक सेमी मोल्टन कोई चीज़ भरी हुई है प्लास्टिक टाइप की, तो ये उस पर तैरती रहती हैं, ये अंदर इसमें मूवमेंट होता है तो इन पे भी मूवमेंट होता है, हलन चलन होती है ये। तो अब क्या हो रहा है कि ये दोनों, कई जगह ऐसा है कि ये प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं, और कई जगह ऐसा है कि ये प्लेट एक दूसरे के करीब आ रही हैं, ऐसे। तो मान लो दो प्लेट हैं, वे दोनों एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो होगा क्या, जो बीच वाली ज़मीन होगी वो ऊपर उठ जाएगी, इसी से निर्मित हो जाता हमारा वलित पर्वत। जो हिमालय है वो हमारा एक वलित पर्वत है, जो एटलास है वो भी हमारा एक वलित पर्वत है, आल्प्स है वो भी हमारा एक वलित पर्वत है, इस तरह का। ठीक है। अब देखिए, वलित पर्वत भी हो गया। ब्रंसोथ पर्वत, इसको कहते हैं ब्लॉक माउंटेन, इसको कहते हैं इंग्लिश में फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत को। इसको कहते हैं वोल्केनिक माउंटेन, और इसको कहते हैं कौन सा, ब्लॉक माउंटेन। माउंटेन मतलब पर्वत होता है इसको। तो होता क्या है, जैसे हमने बताया कि जो वलित पर्वत है, ये दोनों प्लेट पास आती हैं तो ये वलित पर्वत बनता है
अभी मोटा मोटा आप यही समझिए। और जो भ्रंशोत पर्वत है उसमें ये दोनों दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं, और जब इन प्लेट में खिंचाव होगा, मान लो आप कोई रबड़ लीजिए और उसको मतलब कोई रबर बैंड ले लीजिए, उसको आप खींचिए, जो जहाँ तक उसकी लिमिट है वहाँ तक तो खिंच जाएगा एक लिमिट तक, लेकिन कुछ टाइम बाद में क्या होगा कि वो टूट जाएगा। ऐसा ही सेम यही होता है, और जब ये टूट जाता है तो इसका जो कुछ भाग है वो नीचे धंस जाता है और कुछ भाग ऊपर चला जाता है। कुछ भाग जो नीचे धंस जाएगा उसी को द्रोणी का भ्रंश कहते हैं, और जो ऊपर उठ जाएगा उसी को उत्कंठ भ्रंश कहते हैं। यानी कि तनाव बल से जो बना वो कौन सा पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, और जो दबाव बल से बना वो कौन सा माउंटेन, वलित पर्वत। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जो द्रोणी का भ्रंश है उसी को ग्राबेन कहा जाता है, और जो उत्खंड भ्रंश है उसी को हर्स्ट कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। ज्वालामुखी पर्वत में जो ज्वालामुखी के द्वारा बनते हैं, और जो अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, जापान का फ्यूजियम है, ये कुछ इसके उदाहरण हैं। ठीक है, ये हमने इसके टाइप पढ़ लिया। अभी हम यहीं तक छोड़ते हैं। एक छोटा सा वीडियो मैं आपको और बना के देती हूँ। आज एक नई पहल शुरू कर रहे हैं हम, वो ये है कि जो दुनिया, पूरी दुनिया, हर कॉन्टिनेंट के जो महत्वपूर्ण देश हैं आप उनको समझ लीजिए, ताकि आपको आगे कम से कम इतना तो पता हो कि कौन सी चीज़, कौन सा कंट्री कहाँ पड़ती है, और फिर उसी के हिसाब से जो उसके महत्वपूर्ण पर्वत होंगे, जो महत्वपूर्ण नदियाँ होंगी, वो मैं आपको बताते हुए चली जाऊँगी। ठीक है, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं इस चीज़ को, और आज हम सबसे छोटा वाला जो है अमेरिका से शुरू करेंगे। अमेरिका बोले तो उसमें भी नॉर्थ अमेरिका से मैं शुरू करूँगी, क्योंकि अगर हम एशिया पढ़ते हैं तो बड़ा है, यूरोप पढ़ते हैं तो बहुत घिच पिच है, अफ्रीका आपका मन ऐसे ही, अफ्रीका भी बहुत बड़ा है, वो दिक्कत करेगा समझने में, तो इसलिए हम आसानी से समझना से शुरू करना चाहिए। इसलिए मैं पहले आपको अमेरिका पढ़ाऊँगी, अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका, तो आप इसको ध्यान से करिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।